प्रणाम। दक्षिण्या तत्वगुरु आज फिर आपके सामने, और आज का जो विषय लिया मैं दक्ष प्रजापति के समय में जो सोशल फैब्रिक था, यानी उस समय में सोसाइटी कैसे रहती थी का मतलब है कि उस समय रिलेशनशिप्स क्या थे। आज मैं टॉपिक ले रहा हूं मेनली रिलेशनशिप्स के ऊपर, कि उस समय की रिलेशनशिप्स क्या थी और उनका आधार क्या था, एडवांटेज क्या थे, फायदे क्या थे, नुकसान क्या थे। तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आज करने का प्लान बनाया मैंने। और अभी क्योंकि 7 बज गए हैं, 7 बजे का मतलब होता है केतु का समय शुरू हो रहा है। 7 से 8 केतु का समय होता है। तो केतु यानी धर्म ध्वजा, धर्म की स्थापना, धर्म का ठेका केतु के पास है। और केतु का सिर नहीं होता, पता है आपको, मन होता है। केतु सारे काम मन से करता है। क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है जो डिस्टर्ब करे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है समझने वाली। तो अगर आपको दक्ष प्रजापति के समय की टेक्नोलॉजीज को समझना है तो आपको मन का उपयोग करना है, दिमाग का उपयोग नहीं करना। यह समझ लो आप। अब मुझे पता नहीं कि आपको मन का उपयोग करना आता भी है कि नहीं आता। कहते हैं कि मन को काबू करो, सब कहते हैं, तो इसका मतलब है काबू हो जाता है। अगर काबू हो जाता है तो उपयोग भी हो सकता होगा, आई एम श्योर। क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी बातें तो हो नहीं सकती। जो सारी दुनिया कहती है कि मन को काबू करने की कोशिश करो, मन को काबू करो, ऐसे सिस्टम है। मेडिटेशन का पूरा सिस्टम बना हुआ है कि मन को काबू करो, मन को कंट्रोल करो। तो इसका मतलब है कि मन सुनता तो है, और मन सुनता है मतलब मन का उपयोग संभव है। मन का दुरुपयोग, असल में मन का दुरुपयोग करते हो तो उसको रोकने के लिए कहा गया है शायद कि मन को काबू करो। अब पता नहीं मेरे को मन का दुरुपयोग कैसे हो सकता है, पर खैर मुझे उस डिटेल में जाना नहीं है। मुझे तो एक ही बात कहनी है, मोटी बात जो मैं कहना चाहता हूं, केतु मन से काम करता है सारे। मोटी बात यह समझने वाली है, क्योंकि उसके पास गला है ही, गले के ऊपर सिर है ही नहीं, तो दिमाग तो है नहीं उसके पास। तो वो तो किसी भी हालत में दिमाग का उपयोग ही कर नहीं सकता और मर सकता नहीं। क्योंकि सांस तो लेता नहीं। जब प्राणी सांस नहीं लेगा और जीवित है तो वो मर ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि वो सांस के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज दक्ष के समय में थी। दक्ष प्रजापति को ये सब चीजों का ज्ञान था कि भैया केतु जो है वो मन के नियंत्रण में रहता है, या मन, अब देखो, या तो केतु जो शरीर है वो मन के नियंत्रण में रहता है, या मन शरीर के नियंत्रण में रहता है। बुद्धि से कोई मतलब नहीं है, वहां बुद्धि गायब है बिल्कुल, और मस्त रह रहा है, जिंदगी बढ़िया है उसकी, खत्म ही होने में नहीं आ रही, और ना कभी खत्म होगी, कभी भी नहीं खत्म होगी। उसको तो कोई ना कोई मर्ज कर लेगा अपने अंदर तो हो जाएगी। और वो कैपेबिलिटी सिर्फ विष्णु में है। विष्णु ही एकमात्र ऐसे वो है एंटिटी जो केतु को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब विष्णु के 2 रूप हैं, एक शीतल अग्नि और एक उष्ण अग्नि, गर्म अग्नि, 2 रूप है। तो विष्णु तो अग्नि है, चाहे ये देख लो, चाहे ये है अग्नि, शीतल या उष्ण, गर्म, ठंडी या गर्म, पर है अग्नि। अगर विष्णु अग्नि है तो सोच लो क्या होगा। तो मर्ज तो हो नहीं सकता, वो तो जला देगा। तो अग्नि का मतलब ही वही है कि वो उसको बिल्कुल वो कर देगा, समाप्त कर देगा। तो केतु का मन जो कहता है भैया क्या फायदा, विष्णु में मर्ज होने का क्या लाभ है, क्यों जाना है वहां पे, अपना मस्त रहो।
तो वो चलता रहता है, बढ़िया चल रहा है, टनाटन एकदम फर्स्ट क्लास। तो अब मन के नियंत्रण में केतु का शरीर है, हम ये मानते हैं, क्योंकि शरीर के नियंत्रण में मन होना मुश्किल है। मन के नियंत्रण में शरीर हो सकता है, क्योंकि बुद्धि के नियंत्रण में शरीर होता है। बुद्धि नहीं है तो शरीर है, और बुद्धि नहीं है तो इसका मतलब मन का नियंत्रण है उसके ऊपर। और मन तो जहां मर्जी ले जाएगा, मन को कंट्रोल करने को तो कहते ही है सारे के सारे, तो मन तो जहां मर्जी ले जाएगा। अब समस्या है, जब हम रिलेशनशिप, आज मैंने टॉपिक लिया रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप का मतलब दो लोग, रिलेशन दो लोगों में होगा, एक में तो हो नहीं सकता। एक अपना तो अपने से क्या रिलेशन करेगा, तो दो लोगों में रिलेशन होता है। अब दो ही जेंडर है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि सारी योनियां 84 लाख योनियां बताई गई हैं और जेंडर दो ही हैं। पर जब मानव उसकी बात आती है, मनुष्य की बात आती है, तो तीन जेंडर की बात करना शुरू कर देते हैं लोग। तीसरा जेंडर क्या है, तो वो शिखंडी जेंडर, तीसरा जेंडर को शिखंडी जेंडर कहा गया है। पर क्या वो जेंडर है? प्राकृतिक तो है नहीं वो। प्राकृतिक तो दो ही जेंडर हैं, मेल या फीमेल। पर फिर ये शिखंडी जेंडर कहां से आ गया, इसको समझना पड़ेगा हमें। तो इसको समझने के लिए ही हम दक्ष के कार्यकाल में जाना पड़ेगा, हमें जाना ही पड़ेगा, कोई हल नहीं है। क्यों? क्योंकि तब भी दो जेंडर थे, लेकिन दो जेंडर के बाद एक और प्रॉब्लम थी, वही जिसको आज हम शिखंडी जेंडर कह रहे हैं। क्योंकि उस समय में शिखंडी नाम का कैरेक्टर था नहीं, वो तो महाभारत में आया। महाभारत से पहले तो शिखंडी नाम का कैरेक्टर था ही नहीं। पर जो शिखंडी उसको कहा गया है जेंडर को, वो तो शब्द हर समय में थे, शुरू से ही थे, वो होंगे ही। तो उसका कारण क्या है? हम एक्चुअली खोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि शिखंडी जेंडर को जेन्युइन जेंडर में कैसे लाया जा सकता है। तो उसकी जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है कि शिखंडी जेंडर पैदा होने से नुकसान कितना है, शिखंडी जेंडर पैदा क्यों हो जाता है। उस सर्च के, उस खोज के ऊपर काम करते करते हमें दक्ष प्रजापति के समय में जाना पड़ा। तो रिलेशनशिप को समझने के लिए हम जब दक्ष प्रजापति के समय में गए, तो तीन तरह के रिलेशनशिप समझ में आई। तीन तरह की रिलेशनशिप होती है, मेल टू मेल, मेल टू फीमेल, फीमेल टू फीमेल। तो तीन तरह के रिलेशन तब भी थे, आज भी है, कोई और नई बात तो है नहीं। तो चेंज क्या हुआ? हम कहते हैं साइंस ने इतना बदल दिया, क्या बदला? कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ नाम बदल दिए कि मतलब शिखंडी जेंडर तो इसमें वैसे भी नहीं आया, इन तीन में तो शिखंडी जेंडर का नाम नहीं है कहीं पे भी। पर तीन तरह की रिलेशनशिप बताई गई है, जो दक्ष के समय में भी थी। और दक्ष तो पहला राजा था, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं, देवी देवता थे बस। तो समझ में आया, एक अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट आया। यह दक्ष प्रजापति के समय में भी था, अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट, कि अर्धनारीश्वर को समझो आप। नॉर्मली रिलेशनशिप एक ही तरह की होती है, मेल फीमेल, दो जेंडर है तो एक रिलेशनशिप हो गई, बात खत्म। पर तीन तरह की रिलेशनशिप चलती थी तब भी, और अब भी चलती है। तो यहां पर
अर्धनारीश्वर को हमें समझना पड़ेगा कि दक्ष प्रजापति ने बताया, या उस समय में जो भी ऋषि मुनि रहे होंगे उन्होंने ये बताया कि 3 तरह के जो रिलेशनशिप है उसका कारण क्या है, रूट कॉज, वो जड़ क्या है उसकी। तो समझ में आया कि एक इन्फेक्शन होता है जो हर इंसान, ये ब्रह्मा जी ने जानकर डाला, या ब्रह्मा जी ने डाला कि नहीं डाला पता नहीं, पर विष्णु ने जरूर डाला। मैं यहां पर यह कहूंगा कि मैं विष्णु का ही नाम लेना चाहूंगा कि विष्णु ने वो इन्फेक्शन दिया। क्यों? क्योंकि उस इन्फेक्शन के बारे में ब्रह्मा जी ने कभी बताया नहीं, वेदों में इस बारे में जानकारी है नहीं। तो ये मतलब ये है क्या? तो ऋषियों और मुनियों ने जब इस बात पर चर्चा करी, नेचुरली जब सोसाइटी में रह रहे हो, और उस समय तो तकरीबन सारे ऋषि मुनि ही थे, कोई सब ज्ञानवान थे, तो और सारे के सारे दक्ष के पुत्र थे और पुत्रियां थी, पुत्र पुत्रियां थी दक्ष की ही। पर दक्ष के पास ब्रह्मा जी वाली टेक्नोलॉजी भी थी। जैसे ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र बनाए, ऐसे ही दक्ष भी मानस पुत्र मानस पुत्रियां बनाने का कैपेबल था। गेम है सारी टेक्नोलॉजी की कि दक्ष के पास भी वो टेक्नोलॉजी थी जो ब्रह्मा जी के पास थी। मेन बात यह है समझने की। तो इसलिए वो उन्होंने इतने ऋषि मुनि बना दिए, हजारों लाखों, और कन्याएं लाखों करोड़ों, सब बना दी। उनके पास टेक्नोलॉजी थी, दोनों तरह की टेक्नोलॉजी थी उनके पास। उनकी पत्नी भी थी, पार्वती पुत्री थी उनकी। अब सोचो कि दक्ष की पुत्री पार्वती का तो नाम आता है, पर बाकी पुत्रों और पुत्रियों का नाम नहीं आता कहीं पर भी। क्यों नहीं आता? ये कभी सोचने की कोशिश करी नहीं ना किसी ने। क्यों? क्योंकि साइंस तो बहुत लिमिटेड है, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, और वो पुरानी चीजों पे चलती है, और पुरानी चीजों को पता ही नहीं है उसको कुछ, तो बेचारी चलेगी कहां से? क्यों? दक्ष के समय में तो पॉपुलेशन अच्छी खासी थी। पार्वती ने, उनकी पुत्री ने शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया, जबकि इतने ऋषि मुनि थे, किसी को भी वर सकती थी, स्वयंवर की प्रथा थी ही। वहां पर यह था, देखो गेम क्या है? गेम यह है कि स्त्री, लड़की चुनती थी कि मेरे को किसके साथ रहना है, कब तक रहना है। क्यों? क्योंकि फीमेल का जो लाइफ स्पैन है, टाइम स्पैन, लाइफ स्पैन एक होता है जन्म से मृत्यु तक, एक होता है टाइम स्पैन। तो टाइम स्पैन लिमिटेड है। तो उस समय में एक कौशल्या टेक्नोलॉजी चला करती थी, दशरथ टेक्नोलॉजी नाम दिया अब उसका, पर वो चलाई थी फीमेल ने, त्रेता युग में चलाई थी वो, पर अवेलेबल थी तब भी। वो कहते ना कि दक्ष के समय में तो ये था कि जब तक मैं चाहूं, वो फीमेल कन्या जब तक चाहे, जिसके साथ चाहे रह सकती थी, जिससे चाहे पुत्र ले सकती थी, पुत्री ले सकती थी, बच्चा ले सकती थी, जिससे चाहे, उसकी मर्जी होती थी। पर उसके अंदर कैपेबिलिटी इतनी थी कि वो पहचान लेती थी कि कौन, रावण की मदर, रावण की मदर को भी वो टेक्नोलॉजी थी कि मुझे जो बच्चा चाहिए वो रावण चाहिए, जिसको मैं सिखा सकूं, वो सिखा सकूं, वो ज्ञान दे सकूं, जो दिलवा सकूं, दे सकूं नहीं, दिलवा सकूं। तो वो हर एक के पास, जिसके पास मर्जी जाती, शूर्पणखा के पास थी वो टेक्नोलॉजी। इसीलिए वो राम और लक्ष्मण के पास गई थी कि मुझे इनसे संतान चाहिए।
वो उनके साथ रहना नहीं चाहती थी, या रहना चाहती भी हो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि रावण की मदर जो है रहना नहीं चाहती थी, वो तो बच्चा लेकर के और चली गई, छोड़ के चली गई, क्योंकि उसको मतलब था कि मुझे अगर पुत्र चाहिए तो वो चाहिए जो इतना शक्तिशाली हो, इतना बलशाली हो, इतना प्रतिभाशाली हो कि वो पूरे इंद्र को जीत सके, और जो चाहे प्राप्त कर सके। उसको बच्चा ऐसा चाहिए था। तो वो खोजती रहती थी कि किस तरह का ऋषि, कौन सा मनुष्य, कौन सा महर्षि, कौन सा मुनि, कौन देव, कौन ऐसा है जो मुझे वो दे सकता है बच्चा जो मुझे चाहिए। खोजती रहती थी। शूर्पणखा सेम। तो दक्ष के समय में ये चलता था, दक्ष के समय में से ही ये चला आ रहा था कि कन्या की मर्जी होती थी, उसी का सारा वो रहता था, दारोमदार उसकी मर्जी पर चलता था। और पार्वती ने तपस्या की शंकर को प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी मां ने सिर्फ शंकर को देखा था दक्ष के अलावा। ब्रह्मा की मानस पुत्री थी वो, 11th ब्रह्मा ने बनाई थी, तो उसने या तो ब्रह्मा को देखा था या फिर शंकर को देखा था, या फिर जब दक्ष के पास गई तो दक्ष को देखा। तो पार्वती को उसने समझाया कि अगर तेरे को शंकर पति मिल सकता है तो उसको प्राप्त कर, उसके लिए तुझे तपस्या करनी पड़ेगी, तपस्या करनी ही पड़ेगी। और तपस्या का जो प्रोसीजर था वो उसकी मां ने उसको सिखवा दिया। किससे सिखवाया ये मुझे नहीं पता, पर उसको सिखवाया गया। ट्रेनिंग स्कूल जहां पर भी भेजा होगा उन्होंने पढ़ने के लिए उसको। तो ये वैलिडेट करता है कि गुरुकुल उस समय भी थे, और देवता तो थे ही। तो आई एम श्योर गुरु बृहस्पति इन्वॉल्व होंगे इसमें कहीं ना कहीं, या शुक्राचार्य। उन्होंने बताया होगा कि शंकर को प्राप्त करने के लिए जो तपस्या है फीमेल जेंडर को करनी है। जो शंकर दो तरह के वो करते हैं, एक तो शंकर को पति रूप में प्राप्त करना था, या शंकर से वरदान लेना था। ये दो ही काम होते हैं। तो पार्वती शंकर को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, और बाकी जो लोग हैं जिन्होंने तपस्या करी है शंकर की, वो शंकर से वरदान लेना चाहते थे। शंकर वरदान बहुत अच्छे देते हैं और जल्दी दे देते हैं। भोलेनाथ कहा गया ना उनको, इसीलिए कहा गया भोलेनाथ। कि वो वरदान अच्छा दे, जो चाहो वो दे देते हैं। शंकर से आप जो आप चाहो वो वरदान प्राप्त कर सकते हो, पर पूजा विधिवत करनी पड़ेगी। सिंसियो योग, निष्ठा योग तब चलता था। सिंसियो योग, निष्ठा योग का मतलब है अपनी निष्ठा ज्ञान के प्रति जागृत करना, और उसका सीधा सा मतलब प्रोसीजर अगर एग्जैक्टली फॉलो करोगे तो निष्ठा जागृत हो जाएगी। निष्ठा जागृत हो जाएगी तो वरदान मिल ही जाएगा आपको। शंकर बहुत जल्दी दे देते हैं, विष्णु वरदान नहीं देता किसी को। विष्णु कभी किसी को वरदान देते नहीं है। ये ब्रह्मा जी और शंकर ये दे देते थे, तो ब्रह्मा जी को तो श्राप दे दिया कि सोते रहो तुम, जब वो कन्या बनाई उसके बाद। और शंकर ने तो पता नहीं कितने लोगों को वरदान दिया। भस्मासुर, रक्त बीज, कितने गिन सकते हो आप? अनगिनत। भृगु, ये सब शंकर के वरदान से प्राप्ति के लोग हैं जिन्होंने शंकर से वरदान प्राप्त किया। पार्वती एकमात्र थी जिन्होंने शंकर को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करी थी। उसके बाद शंकर को किसी ने पति रूप में पाने की तपस्या करी नहीं, या शायद वो प्रोसीजर ही गायब हो गया, क्योंकि
रावण की मदर, माता, वो तो उसने शंकर को नहीं प्राप्त किया। तो इसका मतलब वो प्रोसीजर ही विलुप्त हो गया होगा पार्वती के साथ ही। और पार्वती ने ये बात किसी को शेयर भी नहीं करी होगी, क्योंकि उसकी माता ने बताई थी उसको, तो एब्सोल्यूट पर्सनल रही। क्या, तो मैं बात कर रहा था 3 तरह के रिलेशंस की बात कर रहा था मैं। तो समझ में आया, अर्धनारीश्वर ने बताया कि एक इन्फेक्शन जो विष्णु ने हर इंसान में दिया है, मनुष्य जन्म में मिलता है ये इन्फेक्शन, बाकी किसी योनि में नहीं मिलता, सिर्फ मनुष्य योनि में मिलता है। वो है जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन। और 3 तरह का होता है, जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन जीसी, जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन सिंड्रोम जीसीएस, और जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन न्यूट्रल यानी जीसीएन। 3 तरह का होता है। और जो जीसी होता है वो नॉर्मली जो देखा गया है कि जो जीसी जिनको होता है वो ज्यादातर रिलेशनशिप मेल और फीमेल की बनती है। जीसी कॉन्ट्राडिक्शन में मेल एंड फीमेल की रिलेशनशिप ही बनती है, अगर डिग्री बहुत ज्यादा खराब ना हो तो। बहुत ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट समझो कि 32 से और 64 के बीच में है अगर डिग्री। ये डिग्रियां होती है इनकी 0 से लेके 100 तक। तो 32 से 64 तक के बीच में जिनका जीसी है वो रिलेशनशिप तो रहेगी मेल फीमेल की। जिनकी जो जीसीएस जो मेल टू मेल रिलेशनशिप बनती है, इसका मतलब है उनका जीसीएन है जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन सिंड्रोम, एन न्यूट्रल, मेल टू मेल, तो उनका जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन न्यूट्रल होगा। वही शिखंडी टेक्नोलॉजी है बेसिकली। और फीमेल टू फीमेल में जीसीएस कहते हैं उसको, जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन सिंड्रोम। यानी उनको मेल का समझ ही नहीं आता कि यार मेल तो सारे के सारे मूर्ख हैं। वो ये मान के चलती हैं कि मेल तो सारे मूर्ख हैं। उसका कारण क्या है कि पुरुष को 5 सेंसेस दी गई हैं और फीमेल को 6 सेंसेस दी गई है। तो उनको जो जीसीएस जिनको होता है जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन सिंड्रोम, तो वो फीमेल टू फीमेल कनेक्शन बनाने में ज्यादा कामयाब होती हैं, बेटर रहती हैं। उनको पुरुष के ऊपर भरोसा आता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से आएगा, अगर आएगा भी तो किसी एक आध में आ गया तो आ गया। वो उस पर डिपेंड करता है कि पुरुष का कैरेक्टरिस्टिक क्या है या उनकी सिक्स सेंस क्या कह रही है। मेनली वो बात समझो उनको, क्योंकि उन सिक्स सेंस का उपयोग बहुत अच्छे से कर पाती है वो, प्रोवाइडेड जागृत हो, मेंटेन्ड हो, वेल मेंटेन्ड हो। तो ये 3 तरह के इन्फेक्शन हो गए। इन्फेक्शन है दिया हुआ विष्णु का, और 3 तरह के इन्फेक्शन हैं ये जो रिलेशनशिप में दिखते हैं। एनालिसिस करो तो दिखते हैं, और ये तभी से चले आ रहे हैं जब से दक्ष का वो था, दक्ष के समय से ही है ये, और आज भी है। गे कल्चर, लेस्बियन कल्चर और मेल फीमेल जो रिलेशन कपलहुड, वो आज भी है। फर्क क्या है कि हम बात की थी हमने कि शिखंडी कल्चर को, शिखंडी जो एक वो है जेंडर है,
उसको हम जेन्युइन जेंडर में कैसे अपग्रेड करें, जिससे वो भी अपनी लाइफ अच्छे से बिता पाए। पैसे से तो लाइफ बीतती नहीं है, तो उसके लिए उनको समझना होगा कि उनका जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन में कौन सा वाला डोमिनेटिंग है। बाय बर्थ, ये बाय बर्थ की बात कर रहा हूं मैं। अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उसका मुझे नहीं पता। ये बाय बर्थ की बात करो, क्योंकि ये इन्फेक्शन बाय बर्थ मिलता है। जो मोटी बात समझने वाले, तो बाय बर्थ जिनको वो तीसरे जेंडर में बर्थ जन्म हो गया, तो उनको ठीक कैसे करा जा सकता है, उसके ऊपर डिस्कशन रिसर्च चल रही है, खूब चल रही है, बहुत चल रही है। तो अब बीच में मैंने एक बार एक जिक्र किया था कौशल्या टेक्नोलॉजी, सॉरी दशरथ टेक्नोलॉजी, जो कि कौशल्या ने उपयोग करी थी त्रेता युग में। और वो क्या है, हमें वो समझना होगा। जैसे कि मैंने बताया कि फीमेल का जो टाइम स्पैन है वो लिमिटेड है, तो ये बात फीमेल को समझनी ही पड़ेगी, और उसको पता तो है ही, पर इसका मतलब क्या है ये समझना पड़ेगा। और जब तक वो ये नहीं समझेगी, जब तक उसकी जिंदगी बेहतर हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो कॉल ऑफ नेचर है, उस कॉल ऑफ नेचर को उसको अटेंड करना ही पड़ेगा, कंपल्शन है। अगर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होना है तो होना ही है। अगर वो डिस्टर्ब है तो वह उसकी सारी लाइफ को डिस्टर्ब रखेगा ही। तो कॉल ऑफ नेचर को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसको हैंडल करना, उसको ठीक रखना, ठीक से उसके लिए प्रिपरेशन करना, ये सब चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर जीवन को ठीक से बिताना है मृत्यु पर्यंत, यानी मरने तक, अगर आप अपने जीवन को अच्छा बिताना चाहते हैं, ऐश्वर्य युक्त बिताना चाहते हैं, तो आपको कॉल ऑफ नेचर्स को समझना ही पड़ेगा। अपनी कॉल ऑफ नेचर को समझना, उनको ठीक टाइम से अटेंड करना, उनके लिए ठीक टाइम से प्रिपरेशन करना। और ये सारी चीजें कौशल्या ने बताई। 7 फेजेस ऑफ लाइफ डिफाइन किए हैं उन्होंने। जो रामायण काल में निष्ठा चक्र एक चलता था, जो फैब्रिक था, सोशल फैब्रिक था, वो निष्ठा चक्र पर आधारित था। तो उसमें 7 फेजेस ऑफ लाइफ बताए गए हैं। गर्भकाल, बाल्यकाल, संभाल काल, कर्म काल, विवाह काल, ऐसे करके 7 फेजेस ऑफ लाइफ बताए गए हैं। तो हर फेज में कॉल ऑफ नेचर अलग अलग आती हैं। कुछ कॉल ऑफ नेचर नेचर के द्वारा दी गई है, कुछ कॉल ऑफ नेचर वो खुद बनाते हैं, इंसान खुद बनाता है। खुद कैसे बनाता है? बड़ा सिंपल है। आपने कोई ऐसी दवाई खा ली जिसने आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया। आपने कुछ ऐसा खाना खा लिया जिसने आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया, तो कॉल ऑफ नेचर तो था नहीं। आपको लूज मोशन लग गए, आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपको हार्ट अटैक हो गया, आपको न्यूरो अटैक हो गया। तो ये मैन मेड कॉल्स ऑफ नेचर है। और कॉल ऑफ नेचर क्या है? मेंसेस का साइकिल हो गया, मेनोपॉज हो गया, प्रेगनेंसी पीरियड हो गया, तत्व जागरण हो गया, शुक्र जागरण हो गया, कितने सारे हैं। कुछ कॉल ऑफ नेचर जो है मेल फीमेल दोनों में कॉमन है। कुछ कॉल ऑफ नेचर फीमेल की अलग है, कुछ मेल की अलग है, सबका अपना अपना है। फिर आपने अगर कॉल ऑफ नेचर को ठीक से अटेंड नहीं किया तो प्रॉब्लम आएगी।
जो नपुंसकता आ जाती है मेल्स में या फीमेल्स में, उसका एकमात्र कारण ही है कि कॉल ऑफ नेचर को ठीक से हैंडल नहीं किया आपने। ये जो बताते हैं ना क्या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ गई, तो इसका मतलब है कि कॉल्स ऑफ नेचर को आपने ठीक से अटेंड नहीं किया। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बेसिकली डिस्टर्बेंस इन हैंडलिंग ऑफ कॉल ऑफ नेचर इज द प्राइम फैक्टर फॉर गेटिंग डिजीज। और ये तब भी थी, अब भी है, सब कुछ सेम है, कुछ नहीं बदला। तो कौशल्या की टेक्नोलॉजीज को समझो, 7 फेजेस ऑफ लाइफ को समझो, और उनका उपयोग करना ही आपके पास एकमात्र रास्ता है, और कोई चॉइस है ही नहीं। और ये सिर्फ जीवन बिताने की बात कर रहा हूं मैं। कर्मफल और वो सब तो ज्ञान की बातें हैं, अभी तो मैं सिर्फ जीवन ठीक से बिताने की बात कर रहा हूं, स्वस्थ जीवन बिताने की। तो स्वस्थ जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कॉज ऑफ नेचर को समझना, और उनको टाइम से उनकी प्रिपरेशन करना, और फिर उनको एग्जीक्यूट होने देना। उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जिंदगी बहुत भारी हो जाएगी। आज की सबसे बड़ी समस्या ही यही है। यंगर जनरेशन इसलिए परेशान है कि उनको कोई बताने वाला नहीं है बेचारों को, और पहले वाली जनरेशन उनको पता ही नहीं है तो वो बताएं क्या। और उससे पहले वाली जनरेशन, वो तो बेचारे साइंस के चक्कर में मारे गए। और साइंस तो 500 साल पुरानी तो है साइंस, 500 साल भी हुए हैं कि नहीं हुए मुझे पता नहीं, कहने को है। उससे पहले साइंस थी नहीं, पहले सिर्फ ज्ञान हुआ करता था, फिर पता नहीं क्या क्या हो गया, पर हुआ कुछ नहीं। ज्ञान तो वहीं का वहीं है, पर हमने आंखें बंद कर ली। समझना पड़ेगा, और बिना समझे गुजारा नहीं है। तो अब समय हो गया है आज का, बाकी बातें फिर होंगी। मेरे ख्याल से कोई प्रश्न हो आपके तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय कृष्णेंद्र, जय जय कृष्णेंद्र।